हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपनी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन कर रहे थे। तो कल हम ये डिजिटल पेमेंट का ही क्या कर रहे थे, टॉपिक कवर कर रहे थे। तो चलिए इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ द ट्रेंड्स इन डिजिटल पेमेंट। तो ट्रेंड्स इन डिजिटल पेमेंट्स में क्या देखने को मिला है कि जब डीमोनेटाइजेशन से पहले मतलब कि 2015 में जो हमारा जो कैश था, करेंसी जो पब्लिक में सर्कुलेट हो रही थी, वो नियर अबाउट 12.1% थी। फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ जिस वजह से जो कैश था वो मार्केट में कम हुआ, तो वो कितना आ गया, 8.7% था। लेकिन अभी देखने को मिला 2018 में फिर ये थोड़ा सा बढ़ा है, दैट इज़ द 11.2% हो गया। लेकिन ये भी देखने को मिला है प्री डोमिनेटाइजेशन लेवल से क्या है, वो कैश अभी भी क्या है, कम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। देखो अभी कैश पेमेंट का क्या एस्टिमेट है, देखो ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया के कंज्यूमर हैं 72% वो मेनली कैश में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में जो मर्चेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, या तो वो चाहते ही नहीं है कि भी मतलब कि डिजिटली हम ट्रांजेक्ट करें, या अनविलिंग रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज़ भी रहते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन के लो वैल्यू चार्जेस रहते हैं उन्हें भी देने में प्रेफर नहीं करते। ठीक है, डिजिटल पेमेंट जो देखने को मिला है, एक बाय वॉल्यूम और बाय वैल्यू। तो बाय वॉल्यूम जो है एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है 61% का पिछले 5 सालों में, और वैल्यू में देखा जाए तो 19% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इससे हमारा दिखता है कि हम कितनी अच्छे से मतलब डिजिटली पेमेंट की तरफ क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। फाइनेंशियली इंक्लूजन ये है कि हम क्या है कि जो उन लोग हैं जहाँ तक हम फाइनेंस का मतलब कि नहीं पहुंच पाता, अब उनके पास भी ये सारी फैसिलिटीज़ पहुंच रही है। जैसे कुछ डिजिटल पेमेंट मेथड है, जैसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, इन्होंने बहुत रोल अच्छा प्ले किया इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन। मतलब कि वो पॉपुलेशन जो रह जाती थी, हमेशा इंक्लूड नहीं होती थी, तो उन्हें भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। देखो इंक्लूजन का मतलब ये है कि जो लास्ट मतलब ग्रास रूट तक के लोगों को हम इस सब का फ़ायदा उठा दे के सकें। कुछ डिजिटल पेमेंट पे कुछ कमेटीज़ भी बनी थी, जैसे 2016 में रतन वाताल कमेटी बनी थी और 2019 में नंदन नीलेकानी की कमेटी बनी थी। आगे बढ़ते हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। देखो भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, ये एक वन स्टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म है। मतलब कि आप यहाँ पे अपनी हर तरह की जो पेमेंट्स है, आप कोई बिल्स भरने हैं बिल्स भरो। ठीक है, तो इस तरह का है। तो अभी पढ़ लेते हैं, आरबीआई ने कभी क्या किया, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है इसका क्या किया, इसके फंक्शंस को एक्सपेंड किया, मतलब कि वाइड किया, बढ़ाया है। ठीक है, इसमें क्या है, अब हर कैटेगरी के जो बिलर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, या अपना मतलब जो बिल्स हैं वो भर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ प्रीपेड रिचार्जेस। ठीक है, तो वो कुछ यहाँ पे एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं। अब देख लेते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम है कि ये वन स्टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एनी टाइम एनीवेयर, मतलब कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको रेगुलेट कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रेगुलेट कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसे रेगुलेट कौन करता है, कहीं लोग आरबीआई ना कराएं या कोई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनपीसीआई के द्वारा क्या किया है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जो पेमेंट हो रही है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू क्या करना है, वो आप कैश में भी कर सकते हो, चेक्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। जो भी इसके साथ जो बैंक जुड़े हुए होंगे वो क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, और वही इन जो कस्टमर्स जो ट्रांजेक्शन करें ये सब का ऑपरेशन कौन करेंगे, जो भी इनके साथ बैंक्स क्या हैं जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ बॉडी कैसी बॉडी है, मतलब स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सिंपल एपेक्स लेवल बॉडी है। तो पहले बता दें, ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्रियल बॉडी है, डाटा प्रोटेक्शन पे है। ये किसके द्वारा सेटअप की गई थी, नास्कॉम के द्वारा सेटअप की गई थी। देखो इसका काम यही है, देखो आपको नाम से समझ आ रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या चाह रही है कि साइबर को एक सिक्योर प्लेस बना के रखा जाए, सेफ सिक्योर स्पेस बना के रखा जाए, और प्राइवेसी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, लोगों की प्राइवेसी रहे, उनका जो प्राइवेट डाटा है या उनकी आइडेंटिटी है वो क्या रहे, प्राइवेट ही रहे। जो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ, और साथ में गूगल इंडिया के साथ, ताकि वो क्या है, एक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च कर सके जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट अभियान। इसमें क्या है कि वो एजुकेटर्स को यूज़र्स को एजुकेट करेगी क्या क्या डिजिटल पेमेंट्स करने के क्या क्या बेनिफिट है, और उन्हें अर्ज करेगी, उन्हें एनकरेज करेगी कि हाँ आप डिजिटल पेमेंट मेथड अपनाओ, ये सिक्योर भी हैं और ये सेफ़ हैं। ठीक है, ये 7 लैंग्वेजेस में जो ये डिजिटल पेमेंट अभियान मेथड है इसको क्या करा है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। ये आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड को सेटअप करेगा। इसमें भी यही है कि ताकि जो रूरल इंडिया है, जो मतलब कि स्मॉल विलेजेस हैं या स्मॉल टाउन्स हैं, वहाँ पे लोगों को आप एनकरेज कर सको कि यार आप डिजिटली ट्रांजैक्ट करो। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है ये बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। जो एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड है ये बैंक्स के द्वारा ही स्पॉन्सर किया हुआ है। इसमें यही है कि आप इंडिया के स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में क्या करोगे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करोगे, इंप्रूव करोगे, स्पेशली जो टायर 3 to टायर 6 सिटीज़ में। आपको पता है अभी हम
हम डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ रहे हैं कि किस तरह जो पॉइंट ऑफ सेल है वो हम ज़्यादा ज़्यादा डिप्लॉय करना चाह रहे हैं टायर 3 से टायर 6 सिटीज़ में या फिर जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानी देखो गाइज, ये अगर आपके मोबाइल में भी मैसेज आया होगा, मतलब मेरे तो आया था, मुझे नहीं पता आपके आया नहीं था। मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर मानी ऐप, ये एक क्या, ये मोबाइल ऐप है। इसमें क्या आएगा, जो ब्लाइंड पर्सन है, मतलब जो विजुअली इम्पेयर पर्सन है, वो ये करेंगे, जो आपके बैंक नोट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ यार ये 500 का नोट है, ये 2000 का नोट है, तो ये क्या है, बैंक नोट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मानी ऐप इसीलिए है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, देखो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है, रिजर्व बैंक के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया और ये पब्लिश भी किया जाएगा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या होएगा, ये कैप्चर करेगा कि जो डिजिटाइजेशन है, मतलब कि हम कितना अच्छे सा डिजिटाइजेशन हमारे इंडिया में क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, ये एक्सपेंड हुआ है। ये भी देखेगा वेरियस पैरामीटर्स पे बेस्ड होगा, ये देखेगा कि वेरियस जो हमारे डिजिटल पेमेंट मोड है, देखो वेरियस मोड्स हैं, एटीएम भी है, डेबिट कार्ड भी है, यूपीआई है, इंटरनेट बैंकिंग है। तो ये देखेगा कि कौन सा जो डिजिटल पेमेंट मोड है ज़्यादा चल रहा है या किसका ज़्यादा पेनिट्रेशन है, तो ये सबको क्या करेगा, ये चेक करेगा, मेजर करेगा। जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये स्टार्ट कब से ये होएगा, जुलाई 2020 से अवेलेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया है, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा किया गया। देखो ये क्या करेगा, जो 63 इकोनॉमीज़ हैं, 63 कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी को चेक करेगा, उनको देखेगा कि उनकी इकोनॉमीज़ कितनी कैपेबल हैं या कितनी रेडी हैं, या फिर आगे आने वाली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उन्हें कितने अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो ठीक है, तो इसमें हिसाब से करेगा। जो टॉप रैंकर्स हैं इसमें USA है, फिर सिंगापुर है, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, ये टॉप रैंकर्स हैं। जो WDCR मतलब वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो सेंटर है, इसको 3 फैक्टर्स में क्या करेगा, बेस्ड है ये जो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस। पहली बात तो नॉलेज, मतलब किस इकोनॉमी में कितनी अच्छी कैपेसिटी है कि वो टेक्नोलॉजी को लर्न कर सके, समझ सके। टेक्नोलॉजी में यही है कि भी कितनी जल्दी आप डिजिटल इनोवेशन को डेवलप कर सकते हो। फ्यूचर रेडीनेस ये है कि आने वाली डेवलपमेंट्स के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो इंडिया का रैंक जो कि 2018 में 48 था, वो अब अच्छा हुआ है, मतलब 44 तो किया है, ठीक है। और इसने तीनों सेक्टर्स में इंप्रूव किया, मतलब नॉलेज, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर रेडीनेस, तीनों सेक्टर में क्या किया, लॉन्च किया, इंप्रूव किया। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, दैट इज़ द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। फिर आपको इंडिया का रैंक जरूर याद रखना है और किन किन पैरामीटर्स में इसको हम मेजर करते हैं, दैट इज़ द नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडनेस। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी क्या है, RBI ने रिलीज़ करी है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द पीरियड 5 साल के लिए 2019 से 2024, ताकि वो एक्सपेंड कर सके, सस्टेन कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रोसेस को नेशनल लेवल पे थ्रू अ ब्रॉड कन्वर्जेंस ऑफ एक्शन। देखो इसमें क्या RBI का काम यही है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब कि जो स्मॉल टाउन या स्मॉल विलेजेस में रह रहे हैं, वो भी क्या कर सके, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ कर सके, उनके पास हर एक चीज़ फ़ायदा हो पाए। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चाह रहे हैं कि बैंक्स वहाँ पे खोला जाए या फिर वहाँ का जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा किया जाए। तो यही है कि फाइनेंशियली हम लोगों को वहाँ पे उनको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो फाइनेंशियली भी तो आप स्ट्रॉन्ग वही तब भी बना सकते हो ना जब वहाँ पे उसका इंक्लूजन होगा, फैसिलिटीज़ होगी। तो यही है। तो रिकमेंडेशन क्या करी है उन्होंने, ये कहा है कि हर एक 5 किलोमीटर में एक बैंक का एक्सेस होना चाहिए, मतलब कि आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बैंक की फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर एक बैंक 500 घरों को एक बैंक क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए। ये हिली एरियाज़ के बताया कि बाय मार्च 2020, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्रोवाइड बैंकिंग असेस टू एवरी विलेज विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस एंड हैमलेट ऑफ 500 हाउसहोल्ड्स इन हिली एरियाज बाय मार्च 2020, ठीक है। हमने क्या करना है, जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टायर 2 से टायर 6 सिटीज़ में क्या करना है, इंप्रूव करना है बाय मार्च 2020। जैसे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पॉइंट ऑफ सेल जो डिप्लॉय करने हैं हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, जो वहाँ पे बेनिफिशियरीज हैं, एडल्ट बेनिफिशियरी, उन्हें एनरोल करना है कुछ स्कीम्स में, जिससे वो उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमें उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हाँ यार ऐसी कुछ स्कीम्स एग्जिस्ट भी करती हैं। तो हमें उन्हें अवेयर करना है और उन्हें उनकी जो जिस स्कीम के लिए वो एलिजिबल हैं उन्हें एनरोल भी करना है, जैसे BM जनधन योजना या फिर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है या कोई पेंशन स्कीम जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम, उनमें उन लोगों को क्या करना है, एनरोल करना है। हमें क्या करना है, एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाएंगे, इसमें हम क्या सारी इन्फॉर्मेशन होगा बोरोवर्स की, तो जो कि ऑपरेशन होएगी बाय मतलब कि मार्च 2020 से फुली ऑपरेशनल होएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें एक जगह में इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये ऑर्गेनाइज और अप्रूव किसके द्वारा की जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है क्या, देखो ये एपेक्स लेवल ऑटोनॉमस बॉडी है, 2010 में बनाई गई थी। इसका काम यही है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनाए रखना और जो इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर है उन्हें रेगुलेट करती है
और जो डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। इसके जो चेयरमैन है ये हेड किए जा रहे हैं वो फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं, और जो आरबीआई के हेड्स, एससीबीआई और आईआरडीए के जो हेड हैं वो इनके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है। बाकी आरबीआई और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आईआरडीए के जो हेड हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, देखो भाई फिजिकल परफॉर्मेंस, ये अगेन एन इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ डेवलप किया जाता है। ये करती है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट्स प्रेजेंट करती हैं उनकी क्वालिटी को असेस करती है। इंडेक्स जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मेथोडोलॉजी पे, मतलब उसी लाइंस पे क्या क्या डेवलप किया हुआ है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या क्वालिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या क्वालिटी है, या रेवेन्यू की क्या क्वालिटी है, फिजिकल प्रूडेंस कितना है, या डेब्ट इंडेक्स कैसा है। तो इसमें देखा गया है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिन स्टेट्स की हाई इनकम है उनकी, जबकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने देखा है वो ख़राब है एज़ कम्पेयर टू वो स्टेट्स जिनकी इनकम लो है लेकिन उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली है। ये देखने को मिला है जो हाई इनकम स्टेट्स हैं वो एक्सपेंडिचर क्वालिटी उनकी बेकार है, या फिर उनके जो टैक्स रिसीप्ट्स हैं वो बेकार हैं एज़ कम्पेयर टू द लो इनकम काउंटर पार्ट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है, टैक्स जस्टिस नेटवर्क। गाइज ये आपको बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंडेक्स या कौन सी रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स है ये टैक्स जस्टिस नेटवर्क के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नेटवर्क है। देखो इसमें क्या काम है, इसका काम यही है कि आपको ये चेक करना है, एक सेकेंड करते देख लो, पढ़ लेते हैं। इट रैंक जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू देयर सीक्रेसी एंड स्केल ऑफ देयर ऑफशोर फाइनेंशियल एक्टिविटीज एवरी टू ईयर। देखो कंट्रीज़ होती हैं, है ना, हम हर एक कंट्री है, वो ये जो फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स है वो ये देखता है कि किसका फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा है, जो वहाँ के वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग ना कर पाएँ, उनको स्टॉप करने में एबल रहें, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास क्या है, वो उनके पास मनी ना आए। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल गया सिक्रेसी कुछ सिक्रेसी से टाइप है, तो ये करता है इट एग्जामिन हाउ इंटेंशनली कंट्री का जो लीगल है फाइनेंशियल सिस्टम कितना अच्छा है कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स और क्रिमिनल्स हैं वो अपनी मनी को हाइड या लॉन्डर कर सकते हैं। मनी को, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, जो मेनली अमीर लोग होते हैं वो क्या जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को छुपाते हैं ताकि वो क्या करें, वो टैक्स देने से बच सके। ठीक है, तो उस टैक्स को बचाने के लिए वो अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, हवाला के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स है, और इसी फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स इसी कंट्रीज़ को मेज़र करता है कि कौन सी कंट्री ये सक्षम है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने में, या फिर क्रिमिनल्स को जो मनी ना मिल सके उनको प्रिवेंट करने में कितनी अच्छी है। इसमें कुछ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो केमन आइलैंड है उसका रैंक फर्स्ट है, बाकी यूएसए है उसका रैंक सेकंड है, इंडिया का रैंक 47 आउट ऑफ 133 कंट्री। ठीक है गाइस, तो आपको पता चल गया होगा फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स में मेनली है क्या। एनडीएपी किया है, देखो नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। इसका मिशन क्या है कि आप डाटा को क्या कर सको, स्टैंडर्डाइज कर सको अक्रॉस मल्टीपल गवर्नमेंट सोर्सेज। देखो जितने भी गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वहाँ से आप डाटा को इकट्ठा कर सको, उसको आप फ्लेक्सिबली एनालिसिस कर सको, और जब भी आपको ज़रूरत हो, लाइक गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ बनानी है या कोई इनोवेशन या कोई रिसर्च करनी है, तो आप उस डाटा का इजीली क्या कर सको, एक्सेसिबल कर सको। जो पहला वर्जन था इस प्लेटफॉर्म का वो लॉन्च सोचा जा रहा है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2021 में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। कुछ और देख लेते हैं, अदर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन ऑन बैंकिंग। कंसोर्टियम लैंडिंग, देखो कंसोर्टियम लैंडिंग क्या होता है, देखो एक होता है बैंक है, बैंक ने मेरे को पैसे दे दिया, उसने मेरे को मतलब मैंने मांगे थे मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए, बैंक ने मेरे को 2 करोड़ रुपये उधार दे दिया, मतलब ठीक है। लेकिन कंसोर्टियम लैंडिंग में क्या है कि 5-6 बैंक्स हैं, मतलब मिनिमम 5-6 बैंक्स हैं, उनसे मिलके मतलब वो मुझे इकट्ठे मिलके क्या दे रहे हैं, जॉइंटली क्या कर रहे हैं, मुझे पैसा उधार पे दे रहे हैं। ठीक है, तो कंसोर्टियम लैंडिंग तो को पढ़ लेते हैं। कंसोर्टियम लैंडिंग इज अ प्रोसेस अंडर विच सेवरल बैंक्स फाइनेंस बोरर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बैंक्स क्या होते हैं वो बोरर को फाइनेंस करते हैं, और उसमें कॉमन अप्रेजल होता है, कॉमन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और सुपरविजन भी वो ज्वाइंट रखते हैं, मॉनिटर मतलब कि करते हैं भी कहीं घोटाला ना कर दें, और कुछ एक्सरसाइज को फॉलोअप करते हैं। ठीक है, तो ज़रा पढ़ लेते हैं। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो एक फ्रेमवर्क के साथ आया है, अराउंड अप्रैल नेक्स्ट ईयर में आएगा, ताकि जो भी इश्यूज़ हैं कंसोर्टियम लैंडिंग के रिलेटेड उन्हें क्या कर सके, वो एड्रेस कर सके। ठीक है, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या चाहता है, जो भी इश्यूज़ हैं कंसोर्टियम लैंडिंग से रिलेटेड उनको एड्रेस कर सके। ठीक है, कंसोर्टियम लैंडिंग क्या होता है वो हमने देख लिया है कि सेवरल बैंक से करते हैं, बोरर को फाइनेंस करते हैं।
करते हैं, कॉमन उनका डॉक्यूमेंट करते हैं, कॉमन अप्रेजल करते हैं और सुपरविजन भी उनमें ज्वाइंट रखते हैं। ठीक है, कंसोर्टियम लेंडिंग की कुछ मतलब कि कुछ ख़राब बात भी है। देखो डिसएडवांटेज यही है कि डिले कर देते हैं वो लोन को अप्रूव करने में, क्योंकि क्या होता है जो बैंक्स हैं वो आपस में डाटा शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जिस वजह से टाइमली मैनर में बोरर को अपना पैसा नहीं मिल पाता। इसके बाद एनपीएस भी बैंक्स में क्या पड़ जाता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी ज़्यादा ऐड होता है। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है ये इंडिया का बैंक का एसोसिएशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि 1946 में बनाया गया था। इसका एम यही है कि इंडिया के जो बैंकिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें प्रमोट और डेवलप कर सके और एक क्रिएटिव बैंकिंग को डेवलप कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। देखो गाइस, बेंचमार्क से होते हैं, बेंचमार्क से होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या प्राइस है, क्या रेट है, इंडिसेस हैं, क्या वैल्यू है, तो या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन, इनको आप सेट करते हो। तो इन सब को सेट करने के लिए हमारे कोई बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, तो अभी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं इन फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेके। तो आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स रिवील किए हैं फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर को लेके। जो फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और या फिर एक लीगल पर्सन है जो कंट्रोल करता है क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जो बैंक्स की डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है उन्हें कंट्रोल करता है और उन्हें ऑपरेट करता है। ठीक है, बेंचमार्क्स हमने देख लिया क्या क्या आते हैं, प्राइजेस, रेट्स, इंडिसेस, वैल्यूज़ या कॉम्बिनेशन या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिलेटेड टू एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो कुछ मेजर हम फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ लेते हैं। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपने ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, एक तो 3 है हमारी इधर मेन, तो वैसे फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडियन प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, लेकिन और भी हैं 2। एक तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, जो इंडिया रुपी के इंटरेस्ट रेट है उनके स्टैंडर्ड सेट करता है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये फॉरेन एक्सचेंज के बेंचमार्क सेट करता है। बाकी जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये क्या करता है, ये आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और ये इंडिपेंडेंट बेंचमार्क वो है एडमिनिस्ट्रेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो एफबीए है शुड बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विद अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹1 करोड़ एट ऑल द टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेनली यही है था यार इसमें कि क्या बेंचमार्क सेट करता है। जो फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर हमारी कंट्री में कितने हैं वो हमने देख लिया कि जो 3 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल्स फॉर इंक्रीजिंग बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट। देखो अभी क्या है, आप किसी बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है, कल को अगर वो बैंक क्या हो जाए, मतलब कि फ्रॉड कर जाए या कहीं भी हो जाए, तो आपका बैंक का पैसा जो होता है ना, आपके पास 1 लाख रुपए की गारंटी है कि हाँ वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो मतलब कि आपके बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस हुआ होता है। ठीक है, तो वही है अभी जो गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा है कि आप जो भी लिमिट 1 लाख तक के ना उसे बढ़ा के 3 से 5 लाख के बीच में कर दी जाए। ठीक है, तो यही बात हुई है। देखो पूरा हम पढ़ लेते हैं। अभी कोई रिसेंट फ्रॉड हुआ है कहाँ पे, ये कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक प्रपोजल को कंसीडर करिए जो किसने भेजा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने, ताकि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट हम उसे क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें। देखो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है ये आरबीआई की सब्सिडरी है। इसने ही प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ा दिया जाए, बिटवीन 3 लाख से 5 लाख के बीच में किया जाए, जो अभी क्या है 1 लाख है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज़ करने से क्या है कि अगर आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज़ करना है तो पहले आपको इसको अमेंड भी करना होगा, दैट इज़ द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को पहले आपको इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अंडर बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर क्या होता है, अगर कोई बैंक फेल हो जाता है तो डिपॉजिट अप टू 1 लाख रुपीज़ क्या होते हैं आपके इंश्योर्ड होते हैं और आपको कस्टमर को वापस दे दिया जाता है। ये स्कीम हर बैंक को कवर करती है जो भी इंडिया में ऑपरेट होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के, कोऑपरेटिव या फिर जो इवन जो इंडिया के ये बैंक्स हैं जो कि फ़ॉरेन में हैं, ठीक है, मतलब फ़ॉरेन ब्रांचेज हैं, उनमें भी जो आपके पैसे उसको भी वो सेव रखती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पशन है इसमें, जैसे जो फ़ॉरेन गवर्नमेंट के अगर कोई डिपॉजिट्स हैं या किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं या इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं, जो ये DICGS है ये इंश्योर करती है हर एक बैंक डिपॉजिट को, मतलब कि चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, चाहे आपके करंट अकाउंट में हो, चाहे फिक्स या जो RD, मतलब जो आपने टाइम डिपॉजिट्स या फिर जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है। ये नहीं कि सिर्फ सेविंग अकाउंट में करेगी, टाइम डिपॉजिट को नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है। वो आपके चारों अकाउंट के जो पैसे हैं उनको क्या करती है, इंश्योर करती है। आगे कहते हैं NPA डाइवर्जेंस। देखो NPA डाइवर्जेंस क्या है, देखो मैं आपको ऊपर से बताती हूँ। पहले NPA डाइवर्जेंस ये है कि जो देखो एक बैंक से RBI ने पूछा भी आपके बैंक का कितना NPA है, ठीक है,
तो बैंक ने बोल दिया भाई मेरे जो बैंक का एनपीए है वो 100 करोड़ पे है। जब आरबीआई ने खुद चेक किया तो उसने देखा अरे भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो 150 करोड़ है। तो ये जो बीच में जो 50 करोड़ का जो गैप है ना, इसी को क्या बोला है, एनपीए डाइवर्जेंस। ठीक है गाइस, तो चलो इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डाइवर्जेंस क्या होता है, इज अ डिफरेंस बिटवीन द आरबीआई असेसमेंट एंड द रिपोर्टेड बाय द लेंडर्स बैंक। मतलब तो बैंक ने जो रिपोर्ट किया और जब खुद आरबीआई ने असेस किया तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसी को हमने क्या बोला है, एनपीए डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस टेक्स प्लेस व्हेन द डाइवर्जेंस कब होता है, जब आरबीआई फाउंड आउट करती है कि लेंडर ने या तो अंडर रिपोर्ट किया, मतलब उसने कम बताया, या फिर कुछ बैड लोन्स के बारे में उसने रिपोर्ट ही नहीं किया एट अ पर्टिकुलर ईयर, हैंस आज द लेंडर टू मेक डिस्क्लोजर। इस वजह से फिर आरबीआई लेंडर को बोलती है, मतलब बैंक को बोलती है कि अरे तुम डिस्क्लोज करो जो तुमने अंडर रिपोर्टिंग करी है। अगर अंडर रिपोर्टिंग 10% से ज़्यादा होती है बैड लोन्स की, तो आरबीआई बोलता है कि आप एक्सपोज करो। डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ मैनी बैंक्स वर लेट इन द आइडेंटिफाइंग एनपीएस, क्योंकि बैंक्स अब खुद ही एनपीएस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 3 अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने अभी रिपोर्ट किया डाइवर्जेंस को व्हाइल अनाउंसिंग क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव क्या है, देखो कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव यही है कि आप जो गवर्नमेंट क्या चाह रही है वो कस्टमर को के क्रेडिट डिलीवरी इंप्रूव करना चाह रही है, तो यही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैड अनाउंस इन सितंबर में गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी कि कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव को लॉन्च करेगी पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, जो आपकी क्रेडिट डिलीवरी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और जैसे जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं या एनबीएफसी सेक्टर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, रिटेल सेक्टर, बोर्डर, जिनको भी पैसा चाहिए उनकी नीड्स को क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, देखो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, सपोज़ करो मैं अभी अमेरिका गई हूँ, ठीक है, और मुझे क्या है, मुझे अब यहाँ पे जो इंडिया की, सपोज़ करो मैं, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, यहाँ पे भी एक सेकेंड यार, पहले मैं इसको थोड़ा सा ना, हाँ, ये इंडिया है, ये यूएसए है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एसबीआई है, ये एक तो डोमेस्टिक ब्रांच होगी। अब यहाँ पे एसबीआई की फॉरेन ब्रांच है। ठीक है, इंडिया की है लेकिन फॉरेन में ब्रांच है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं कुछ चाहती हूँ कि यार मैं अपने पैसे कुछ यहाँ पे जमा कर दूँ, तो पहले मुझे इंडिया के यहाँ से क्या लेना का, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होती है, एक बैंक की गारंटी होती है अंडर विच जब मुझे बैंक अलाउ करता है कि हाँ कस्टमर को कि आप कुछ मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो, रेस कर सकते हो इन इंडिया बैंक्स फॉरेन ब्रांच, फॉरेन की ब्रांच में, इंडिया की बैंक की फॉरेन की ब्रांच में आप क्या कर सकते हो, मनी को वो कर सकते हो, रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब कुछ समय के लिए। अभी क्या हुआ, लेकिन एक फ्रॉड देखने को मिला है, पीएनबी फ्रॉड केस, जिसमें जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग 25,000 करोड़ का हुआ था, जो इशू किया गया था, और वो फ्रॉड हुआ। ठीक है, रेपको बैंक देख लेते हैं भाई। रेपको बैंक की है, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि 1969 में एस्टेब्लिश की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो म्यांमार और श्रीलंका के जो लोग आए थे यहाँ पे इंडिया में आए थे, ताकि हम उन्हें वापस उनकी कंट्री में भेज सकें, तो उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए ये रेपको बैंक क्या किया था, हमने 1969 में एस्टेब्लिश किया गया। रिपैट्रिएट्स का मतलब क्या है, किसी को उसकी कंट्री वापस भेजना। ठीक है, तो ये जो मेनली ऑपरेट है वो साउथ की कुछ स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में। इसका कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस रेपको बैंक को कंट्रोल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप बैंक को देख के आरबीआई ना कराओ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। देखो क्या होता है, आरबीआई ने क्या कर रखा है कि जो उन्हें लगता है कि हाँ यार अभी ये कुछ बैंक्स हैं इनकी फंक्शनिंग सही नहीं चल रही, या फिर इससे पहले कि ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में आए या फिर ये सीज हो जाए इनकी ऑपरेटिंग, तो पहले क्या करता है, एक रिजोल्यूशन ले लेता है और उनकी क्या है, उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। ठीक है, तो वही किया है कि आरबीआई ने अपने प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स से क्या हुआ, सक्सेसफुल, एक पहला केस सक्सेसफुल आया। तो देखते हैं, रतन इंडिया पावर लिमिटेड था जिसने क्या किया था, मतलब कि ये आने वाला था स्ट्रेस्ड में आने वाला था। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड थी, इसने क्या कर रखा था, उधार दे रखा था, मतलब कंसोर्टियम लैंडिंग दे रखी थी 12 लेंडर से इसमें मिलके। इसमें कौन कौन था, एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी था, एसबीआई था। ठीक है, तो अब आरबीआई ने पहचान लिया कि हाँ यार इसकी तो फंक्शनिंग खत्म होने वाली है, तो इसलिए इसने क्या किया, आरबीआई ने इसकी जो वन टाइम सेटलमेंट ट्रांजेक्शन थी उसे क्लोज कर दिया, ताकि हम डेब्ट को जो उधार है जल्दी जल्दी क्या कर सकते, रिजोल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट सक्सेसफुल स्कीम बनी है जो कि क्लोज हुई है अंडर आरबीआई प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज आउटसाइड द नेशनल, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फ्रेमवर्क से बाहर ही ये लार्जेस्ट बनी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है कि ये क्या होता है, कि मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। प्रोवाइड्स फॉर अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, मतलब कि जो एसेट्स स्ट्रेस होने वाले हैं उसका पहले जान लेती है और फिर उसको क्या करते हैं, टाइम बाउंड मैनर में उसको पहले क्या कर लेती है, उसकी ऑपरेशन सही कर देती है। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं है इसमें।
उत्कर्ष 2022 क्या है, आरबीआई ने लॉन्च किया है उत्कर्ष 2022। ये क्या है, रिजर्व बैंक की मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है। देखो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क क्या है कि आप कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करोगे बजट को लेके, या फिर आप देखोगे यहाँ यार किस सेक्टर को मुझे प्रायोरिटी देनी है, किस सेक्टर को मुझे क्या सा पैसा एलोकेट करना है, कितना एलोकेट करना है। तो यही है कि आपको स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क करोगे ताकि आप जो आरबीआई की परफॉर्मेंस है उसमें एक तो एक्सेलेंस अचीव कर सकें और जो सिटीजन्स का ट्रस्ट है ना उसको आप जीत सको। ठीक है, तो यही है 3 ईयर का रोड मैप है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है। ये जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी लाइन पे इस प्लान को बनाया गया है। इससे क्या होएगा, जो आरबीआई का रेगुलेटरी और सुपरवाइजर मैकेनिज्म है उसे हम स्ट्रेंथन करेंगे। ई बिक्रे क्या है, ई बिक्रे ये ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यार कौन सी प्रॉपर्टी की कब नीलामी होने वाली है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो पढ़ लेते हैं इसको। इट इज़ एन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड सिंगल विंडो एक्सेस है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑन प्रॉपर्टीज अप फॉर ई ऑक्शन, जो प्रॉपर्टीज ई ऑक्शन होने वाली है। साथ में आप उस प्लेटफॉर्म पे कंपैरिजन भी कर सकते हो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में कि हाँ यार इस प्रॉपर्टी की यार ज़्यादा कीमत है तो मुझे इसको खरीदना चाहिए या फलाना फलाना, ये आप सब कर सकते हो। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो ई ऑक्शन हर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसकी ई ऑक्शन साइट्स पे ये ई बिक्रे क्या होएगा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, एक सेकेंड। ऑपरेशन ट्विस्ट का यार जिस तरह हमारा जो आरबीआई है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को या खरीदता रहता है या बेचता रहता है ताकि ओपन मार्केट ऑपरेशन करता रहता है ना आरबीआई, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। उसी तरह जो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ द फेडरल रिजर्व बैंक है, वो भी क्या करता है कि गवर्नमेंट की बॉन्ड्स को या तो खरीदता रहता है या बेचता रहता है ताकि क्या है जो मार्केट में क्या बनी रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। तो जो ये जैसे हमारे इधर ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं तो यूएसए में इसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं आगे स्टार्ट करूँगी दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।